तो प्यारे बच्चे लोग, फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल फिजिक्स से फिजिक्स में। और जैसा कि मैंने आपको बताया है अपने थंबनेल के माध्यम से कि आज आपको जानना है बारिश कैसे होती है। पिछले वाले रिकॉर्डिंग में तकनीकी वजह से चीज छूट गया था, जिसको मैं पूरा कर रहा हूं ताकि आपको कोई समस्या ना होने पाए। तो इस तकनीकी समस्या आ गई थी, वीडियो मेरा थोड़ा सा 2 मिनट का छूट गया था। तो मान के चलो कि आपका वीडियो 5 मिनट में हो जाएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। लेकिन उसके पहले आपको फिर से वही इंस्ट्रक्शन दूंगा मैं कि एग्जाम टाइम है, गंभीरता पूर्वक पूरी बात को, पूरी चीज को आप समझिए। बिना समझे हुए 20 नंबर का प्रश्न हो चुका है, 5 नंबर का प्रश्न जो आपको और मैं बता रहा हूं 25 नंबर का हो जाएगा। तो सीरियसली पूरा वीडियो देख करके इसको समझा करो। हम लोग पहले थोड़ा सा कंटेंट जान जाएंगे, फिर थोड़ा सा 5 मिनट का मैं आपको एक बात और बताऊंगा, इससे अलग की बात है। पहले ये फटाफट समझ लेते हैं हम लोग। ये तो कहोगे कि सर टाइम हम लोग का ज्यादा नुकसान हो जाता है। बारिश कैसे होती है, हाँ एक और बता दूं कि पिछले वीडियो में हो सकता है कि आप लोगों ने ध्यान दिया हो या नहीं ध्यान दिया हो, तो मैं बता दे रहा हूं कि यहाँ पर लिखा है बारिश कैसे होती है। पिछले वीडियो में बारिश की स्पेलिंग मैंने जानबूझ के गलत लिखी हुई थी, इसलिए गलत लिखी हुई थी कि आप लोग थोड़ा सा फोकस करो। ध्यान अगर होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डालोगे सर बारिश गलत लिखा हुआ है, इसलिए ध्यान से देखना। ये भी जानबूझ के मैं करता हूं कि हाँ आप लोग का कंसंट्रेशन है कि नहीं है। यहाँ मैंने सही कर दिया है। तो ये बारिश कैसे होती है या बादल कैसे बनता है, सारा कुछ ये सीमांत वेग का अनुप्रयोग ही है। सीमांत वेग के बारे में आप लोगों ने जितना कुछ पढ़ा हुआ है उसके बारे में आप लोगों ने डेरिवेशन किया हुआ है कि v इक्वल्स टू 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा g अपॉन ईटा। रो क्या था, जो बॉडी गिर रही थी उसका डेंसिटी था, और सिग्मा क्या था कि जिस फ्लूइड के अंदर बॉडी गिर रही है उसका डेंसिटी है। जी तो आपको पता ही है। ईटा क्या है, जिस माध्यम में गोलीय वस्तु गिर रही है उसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है। तो ये समीकरण हमारा आ गया था, फटाफट 5-6 लाइन में आ गया था। आप लोग पिछला वीडियो जरूर देखिएगा जिन्होंने देखा नहीं होगा, 5-6 लाइन में डेरिवेशन कराया गया है। अब क्या है कि इसी में कहा गया कि भाई आर आपको पता होगा, जी आपको पता होगा, ईटा आपको पता होगा, तो वी आप निकाल सकते हो कि वी कितना होगा। लेकिन रो और सिग्मा की बड़ी कहानी है। अगर रो का मान सिग्मा से ज्यादा है, रो का मान सिग्मा से ज्यादा मतलब क्या होगा कि इसका मान ज्यादा है इसका मान कम, अगर घटाओगे तो वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव, यानी कि v का मान जो टर्मिनल वेलोसिटी है, सीमांत वेग है, ये धनात्मक आएगा। लेकिन वहीं दूसरे कंडीशन में यदि रो का मान सिग्मा से कम है तो टर्मिनल वेलोसिटी नेगेटिव आएगी, नेगेटिव ऋणात्मक आएगी। और इस पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब आप समझ लो, फिर बारिश वाले प्रश्न पे आएंगे। लास्ट तक देखो, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा, जिस मीडियम में गिर रहा उसकी डेंसिटी कम। क्या मतलब हुआ, ऑब्जेक्ट मान लो कि शीशे का गोला कंचा है, जो आप कंचा खेलते हो वो ऑब्जेक्ट है, उसको आपने हवा में गिराया या पानी में गिराया, तो दोनों ये मीडियम है। तो आपको भी पता है कि कंचे की डेंसिटी ज्यादा है, हवा की डेंसिटी, या अगर मीडियम आपका पानी है तो उसकी डेंसिटी कम है। तो कंचा क्या होता है कि ऊपर से नीचे आता है। कब, जब रो का मान सिग्मा से ज्यादा है। तो v पॉजिटिव का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है। सेम उल्टी कहानी कि अगर रो का मान सिग्मा से कम हो जाए तो आपके दिमाग में प्रश्न चलना चाहिए कि भाई हमारे पास कंचा कैसा हो। वो कंचा कैसा हो कि जिसकी डेंसिटी कम हो और जहां पे उसको छोड़ा जाए उसकी डेंसिटी ज्यादा हो। तो आप सब लोग खूब देखे हो, केवल आपको याद नहीं है, मैं बता रहा हूं। इस कंडीशन में v आएगा नेगेटिव। तो मैं कुछ एग्जांपल बता दूं। आप उड़ने वाला बलून देखते हो ना, उसके अंदर कुछ गैस भरी होती है, और जो गैस भरी होती है ना उसकी डेंसिटी एटमॉस्फेयर की डेंसिटी से कम होती है, इसलिए वो गुब्बारा उड़ने लगता है। वो धागा टूट गया, गुब्बारा उड़ के ऊपर भाग जाएगा। डेंसिटी का खेल खाली है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी कितनी है। अब कहो कि और सब कहीं तो दिखता नहीं है, और भी दिखता है। आपको पता है कहां दिखता है,
आपने पानी के अंदर का बुलबुला देखा होगा। बुलबुला पता है क्या होता है ना? बुलबुले में क्या होता है कि बुलबुला अंदर से हवा भरा होता है, खोखला होता है, और वो बुलबुला पानी जो उसका माध्यम है वो पानी की डेंसिटी ज्यादा है, तो बुलबुला हमेशा नीचे से ऊपर आता है। दो कंडीशन बन गई। पहली कंडीशन कि अगर सीमांत वेग पॉजिटिव है तो वस्तु ऊपर से नीचे आएगा। दूसरी कंडीशन सीमांत वेग नेगेटिव है तो वस्तु नीचे से ऊपर जाएगा। ये कहानी आई थिंक क्लियर हो गई। अब अपने मेन कहानी पे आते हैं, बारिश वाली कहानी। बारिश के मौसम में क्या होता है आप खुद जानते हो, क्या कहते हो, आज बड़ी उमस टाइप की लग रही है। आज मतलब अपने आप बोल देते हो आप कि उमस है, इसका मतलब कि बारिश होने वाली है। उमस में क्या होता है, एक्चुअली में उमस में फील क्या होता है आपको, कूलर भी काम करना बंद कर देता है, हवा में नमी बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, और उस कंडीशन में जो सन का टेम्परेचर ने इफेक्ट डाला है तो पृथ्वी पर पानी जहां पर भी है अवेलेबल, वो नदी हो, तालाब हो, नाला हो, शरीर का पानी पसीने के रूप में सब कुछ निकलता है। निकलता कैसे, वाष्प के रूप में, और वाष्प के जो कण होते हैं ना वो गोल गोल होते हैं, स्फेरिकल। तो वो जो कण निकलते हैं ये भाप के रूप में, वाष्प के रूप में निकलते हैं। इसकी डेंसिटी कम होती है इन कंपैरिजन टू एटमॉस्फेरिक डेंसिटी। क्लियर? तो ये बूंदे क्या होंगी, भाप वाली, वाष्प वाली, ऊपर जाएंगी, पहले तेजी से जाएंगी, एक दूरी चलने के बाद वो कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जाएंगी, वहां पर जाएंगी, इकट्ठी होती जाएंगी, इकट्ठे होते 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 बादल में पानी भरने लगता है। और जब एक कंडीशन क्रिएट होती है कि उन बूंदों की डेंसिटी ज्यादा हो जाती है एटमॉस्फेरिक डेंसिटी से, तो वो बूंदें ऊपर से नीचे गिरनी शुरू हो जाती हैं। तो कहते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऊपर से नीचे तो गिरेंगे ही गिरेंगे। क्यों गिरने शुरू हुई, क्योंकि डेंसिटी उनकी अब ज्यादा हो गई, एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कम हो गई, तो आएंगी वो ऊपर से नीचे की तरफ। अब क्या होगा कि जब गिरेगी ना तो वेग तेज होगा, लेकिन जब कुछ दूर चल लेंगी तो उसके बाद जैसे ही उनके ऊपर नेट फोर्स जीरो होगा वैसे ही उनको कांस्टेंट वेलोसिटी, नियत वेग अचीव हो जाएगा, और वो टर्मिनल वेलोसिटी है। अब आपके दिमाग में फिर चल रहा होगा कि आखिर में वो कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव होने से क्या हो रहा है। जरा सोचो कि अगर कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होता तो पानी की बूंदें अगर धरती पे गिरती तो एक एक्सेलरेशन से गिरती, एक त्वरण से गिरती, और वो अगर उससे गिरती तो जहां भी गिरती वहां एक बल लगाती, और वहां पर बल लगाती तो वो बल कोई ना कोई नुकसान करता है। अब आपके दिमाग में फिर चलना चाहिए तो पानी की बूंद कितनी बड़ी होती है, वो क्या, उससे क्या मालूम चलता है, कौन सा नुकसान होता है। हमारे ऊपर तो कितना बारिश में पानी गिरता है हमें तो कुछ पता ही नहीं चलता है, लेकिन वहां पे क्या होता है। तो आप ये जान जाओ कि यही घटना अगर बारिश की बूंद बिना सीमांत वेग के ऊपर से नीचे गिर जाती है ना तो उसको बोलते हो बादल का फटना। और बादल जब फटा है उत्तरांचल वाले कहानी में तो एक मूवी भी बन गई केदारनाथ, आपने देखा होगा कि क्या कहानी चली है वहां पे, कैसे अतिवृष्टि हुआ है, कैसे इतना पानी गिर गया कि सब कुछ तबाह कर दिया। फोर्स के साथ अगर वो टकराएगा, एक्सेलरेशन के साथ टकराएगा तो आप मास भले ही कम देख रहे हो लेकिन जहां गिरेगा वो तबाही मचा देगा। और अगर वही टर्मिनल वेलोसिटी सीमांत वेग के साथ आएगा तो आप बारिश में एंजॉय करोगे। तो ये तो बात हो गई आपके टॉपिक की। हमने कहा था कि टॉपिक के बाद कुछ और भी बताने वाले हैं, दिमाग में चल रहा होगा कि सर क्या बताने वाले हैं। तो सिंपल देखो मेरी बात, 450 लोग अभी तक जुड़ गए हो, मैं मानता हूं कि 450 में 350 हो सकता है कि फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, लेकिन जो मैं एनालिसिस यूट्यूब के द्वारा देख पा रहा हूं कि टारगेट मेरा ये था कि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ें और वो पढ़ें। तो जुड़ने को तो जुड़ गए हैं लेकिन वो पढ़ाई नहीं हो रही है, वो घंटा मुझे दिखाई पड़ रहा है
कि आप लोग अभी गंभीर नहीं हुए हो। अब गंभीर अगर नहीं होगे तो समस्या आपके लिए होनी है। घर परिवार वाले घर पे तो मान के बैठे हैं कि हमारा बच्चा तो जेई बन गया है, और आप लोग लापरवाही चल रही है आप लोगों की। तो कम से कम वीडियो मैंने छोटा छोटा करना शुरू कर दिया कि लास्ट तक देखो, देखोगे तो सीखोगे। एक बार में नहीं सीखोगे, 2 बार 3 बार 4 बार में सीखोगे। क्लास में आदमी एक बार पढ़ा पाता है, यहाँ पर तो ये अच्छी बात है कि आप एक ही चीज को समझ में आएगा तो 10 बार देखोगे, अच्छा लगेगा दूसरे को ही भेजोगे ताकि वो भी देखे। टारगेट जो मेरा है कि अधिक से अधिक लोग एग्जाम में क्लियर करके निकलें, ये बैक और रीबैक का चक्कर ना आने पाए। यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, नीट, जेई वाले बच्चे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों को हो सकता है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम हो, डिप्लोमा में बहुत से बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट में जो इंस्ट्रक्शन का मीडियम हिंदी रख करके टर्मिनोलॉजी में इंग्लिश वाले और हिंदी दोनों में यूज करता। मेरा टारगेट है कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपके डेली लाइफ में जो आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी है फिजिक्स की कि नेचर, प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन, तो आपको मर्ज कर दें, एक सीन में बैठा दें कि कैसे फिजिक्स लग रहा है। ये जानने के लिए चैनल शुरू किया है। पूरा देखा करो, ध्यान से देखा करो, पुराने वीडियो देख लो। प्लानिंग के साथ में 20 नंबर का सॉल्व कराया गया था, वो देखो, फिर नए वीडियो को पूरा देखा करो, तैयार हो जाए। बहुत अच्छी बात है। एग्जाम आपको देना है, हमारा काम मोटिवेशन है, हम समझा सकते हैं, एग्जाम आपको देना है। और आप भी मुझे मोटिवेट करते, जब आप कमेंट करते हो, कुछ लिखते हो, कुछ पूछते हो, तो हमेशा मैं उसको सुधारने का प्रयास करता हूँ। कुछ का कमेंट आया कि सर थोड़ा रोशनी कम है, व्यवस्था की हमने कि रोशनी थोड़ी सी ज्यादा हो जाए। मेरी शक्ल के लिए नहीं, ये व्हाइट बोर्ड के लिए। मेरी शक्ल ना देखो, व्हाइट बोर्ड देखो क्या चल रहा है क्या नहीं, यही आपको पढ़ना है। कुछ का कमेंट आ रहा था सर हिंदी इंग्लिश मीडियम का, वो मैंने सॉल्व कराया। कुछ का कमेंट आ रहा था कि 1-2 नंबर हो, वो मैंने कराया। कुछ का कमेंट आया 5 नंबर हो, वो कराया। सब कुछ कर रहा हूँ। तो आप जितने कमेंट करोगे, जितना ज्यादा घंटा दोगे, उतना ही मुझे अच्छा लगेगा और उतना ही मन लगे फिर पढ़ाता रहूंगा। और तब तक पढ़ाऊंगा आप लोगों को जब तक कि रिजल्ट में अच्छा से अच्छा नहीं करके आते हो, तब तक पीछा नहीं छोड़ने वाला हूं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही आप लोगों से मिलते हैं अच्छे वाले अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।